हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए कराने वाले हैं विज्ञान के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा में बिल्कुल यही सेम टू सेम रखे मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि मैं आपके लिए वीडियो लगातार बनाता रहूँ। ठीक है, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, तो हम पहला विकल्प स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा व आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। यानी हमको वस्तु को कैसे प्रतिबिंब बनाना है, सीधा और आभासी, और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, तो और दर्पण हमको दे रखा है अवतल। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले अवतल दर्पण बना लेंगे। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण एक गोलीय पृष्ठ होता है, जिसकी बाहरी सतह पर क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। और इसमें हम ये रख लेते हैं, ये क्या है, इसकी मुख्य अक्ष है, मेन एक्सिस है। और यहाँ पर होता है इसका ध्रुव P, और ये मान लेते हैं हम यहाँ पर क्या है, इसका फोकस है। और यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, वक्रता केंद्र C है। ठीक है, तो अगर हम वस्तु को कहाँ रखें कि इसका जो प्रतिबिंब है वो बिल्कुल सीधा बने और वस्तु से बड़ा बने, ठीक है, और आभासी बने। ठीक है, तो हमें वस्तु को रखना होगा फोकस तथा ध्रुव के बीच में। कहाँ रखना होगा? फोकस तथा ध्रुव के बीच में। जब भी हम पहली प्रकाश किरण निकालते हैं, तो पहली प्रकाश किरण हमने निकाली मुख्य अक्ष के समांतर। आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजर जाती है? फोकस से होकर गुजर जाती है। तो ये वाली जो प्रकाश किरण हमने कहाँ से होकर गुजार दी? फोकस से होकर गुजार दी। दूसरी प्रकाश किरण हम निकाल देते हैं वक्रता केंद्र से। अब देखो, वक्रता केंद्र से तो हमें दिखाई नहीं देगी, तो यहाँ से ऐसे जाएगी प्रकाश किरण और यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो प्रकाश किरण होती है, वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक है, इसी मार्ग में ये वापस लौट जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि इनका जो बीच की दूरी है वो लगातार बढ़ रही है ना, तो ये इधर आ जाकर कहीं नहीं मिलेंगी। और प्रतिबिंब वहाँ बनता है जहाँ परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात दो प्रकाश किरणें मिलती हैं। तो ये इधर तो मिलेगी नहीं, तो हम इसको आगे डैश डैश करके बढ़ाते हैं। पहली प्रकाश किरण को आगे बढ़ाएंगे, फिर ऐसे ही हम दूसरी प्रकाश किरण को भी आगे बढ़ा लेंगे। और आगे बढ़ाते समय जहाँ पर ये मिलेंगी वहाँ पर, हाँ चले जाओ बच्चा, तुम जाओ। ठीक है, तो डैश डैश करके हम ये आगे बढ़ा लेंगे और इसे मिला देंगे। तो जहाँ पर ये मिलेंगी वहाँ पर हमारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। और कैसा बनेगा प्रतिबिंब? बिल्कुल सीधा बनेगा। ठीक है, सीधा बनेगा, क्योंकि यह जो प्रकाश किरणें हैं वो ऊपर वाला सिरा ऊपर ही है, तो ये सीधा हो जाएगा। और दूसरी बात, ये प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं मिल रही हैं, हमने इन्हें डैश डैश करके मिलाया है। यानी ये हमको आभासी यानी प्रतीत होंगी कि यहाँ से आ रही हैं, लेकिन वास्तव में भी तो वो इधर जा रही होंगी। ठीक है, तो ये हमारा जो विकल्प पहला हो जाएगा वो होगा फोकस और ध्रुव के बीच जब वस्तु को रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी, बड़ा और सीधा बनेगा। ठीक है, तो इसमें हमारा ये पहला विकल्प का ये दूसरा वाला फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, ये भी गलत हो जाएगा। ध्रुव व फोकस के बीच, ये पहला विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में हमसे कह रहा है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R के बीच संबंध बताना है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि R बराबर होता है 2F के, तो ये वाला हमारा विकल्प सही हो जाएगा। R बराबर 2F के, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, तीसरा विकल्प हमारा, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश भाग अपवर्तन कहाँ होता है? यानी अपवर्तन कह रहा है कि अपवर्तन कहाँ पर होता है, तो हमारा जो अपवर्तन होगा वो कहाँ पर होगा? वो होगा हमारा स्वच्छ मंडल कार्निया पर। ठीक है, अगला है 1 किलोवाट घंटा जूल में, तो 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है। जूल की संख्या बतानी है हमको 1 किलोवाट घंटा में। ठीक है, तो इसका हमने 1 किलोवाट घंटा को जूल में कन्वर्ट करके बताया है। आप हमारे चैनल पर जाएं और उस वीडियो को देखें, बिल्कुल हमने स्पष्टीकरण के साथ समझाया है। तो वो होते हैं 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, ये चौथा विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पाँचवा विकल्प है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। और ये काय का होता है? माइनस का होता है। काय का होता है? माइनस का होता है। 1.6 गुणा 10 की पावर -19। अगर यही प्लस का होता है, यानी ये वाला, ये काय का हो जाएगा? प्रोटॉन का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर -19। प्लस का हो जाएगा तो प्रोटॉन का, माइनस का हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का। ये दिया हुआ है 9.1 गुणा 10 की पावर -19, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। ठीक है,
अगला देखिए डायनमो उत्पन्न करता है। डायनमो क्या उत्पन्न करता है? तो डायनमो जो होता है विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। क्या करता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। अगला विकल्प, अब अगले सेट के फिजिक्स वाले प्रश्न देखिए। अगले सेट के ये प्रश्न है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, यानी अधिकतम जो अपवर्तनांक होगा वो किसका होगा? जल का होगा, कांच का होगा, हीरे का होगा या तारपीन के तेल का होगा। ठीक है, तो इसमें जो जल का वायु के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा वो हीरे का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। फोकस पर अगर वस्तु रखी तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? देखो, अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और जब फोकस पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। दूसरे देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव समांतर होती हैं? नहीं, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव समांतर नहीं होती हैं, लेकिन कुछ कंडीशनों में वो समांतर होती हैं। ठीक है, नंबर 2 है, एक बिंदु पर मिलती हैं, तो वो एक बिंदु पर कभी नहीं मिलती हैं। ठीक है, और तीसरा है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि अगर वो एक बिंदु पर कहीं पर काटेंगी तो उनके कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएंगी, जिस कारण वो, जो कि संभव नहीं है, इसलिए वो एक दूसरे को कहीं पर नहीं काटती हैं। अगला देखिए, यदि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 3 बराबर भागों में काटा जाता है, इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश तथा R डैश है तो R/R डैश का अनुपात होगा। ठीक है, तो R/R डैश का अनुपात पूछ रहा है और 3 बार काटा है, तो आप इसको ऐसे कर लेना, अगर कोई प्रतिरोध 3 बार काट रहा है तो उसको स्क्वायर कर देना। क्या कर देना? स्क्वायर कर देना, यानी 3 का स्क्वायर कर लेना, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अगर इसको हम 4 भागों में काटते तो 4 का स्क्वायर कर देते और 16 कर देते, और अगर 5 भागों में काटते तो 5 का स्क्वायर कर देते और 5 25 कर देते। ठीक है, अगर यहाँ पर R/R डैश पूछ रहा है तो यही हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर पूछता R डैश अपॉन R तो हम इसको उल्टा कर देते, यानी ये हो जाता हमारा 1/9 और ये वाला हमारा आता है 1/16। यहाँ पर हमसे पूछा है R/R डैश, तो ये वाला हमारा 9 वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 3 टुकड़ों में बांटेगा तो 3 का स्क्वायर, 4 में अगर बांटते तो 4 का स्क्वायर कर देते। ठीक है, 5वां विकल्प देखिए, यदि फाई बराबर चुंबकीय फ्लक्स और बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा ए अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल हो तो इनके बीच में संबंध। ये वाला विकल्प हमने पिछली वीडियो में भी कराया था, बी बराबर होता है φ/a। ठीक है, अगला देखिए, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। वैद्युत ऊर्जा क्या मात्रक होगा? वैद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। वोल्ट हमारा विभवांतर का मात्रक होता है और वाट हमारा शक्ति का मात्रक होता है। किलोवाट हमारा शक्ति का ही मात्रक होता है, ये बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम है। प्रेरित विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं, और बल की दिशा अगर हमें ज्ञात करनी हो तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं, और ओम के नियम से हम प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। ठीक है, किसी चालक तार का जो अगर प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो हम ओम के नियम से ज्ञात करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।